हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से परचम क्लासेस में। और एक बार फिर से शनिवार को शाम को 4 बजे हम लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पॉलिटी को बहुत स्क्रिप्ट वे में हमको समराइज जो करना होता है उसकी बारी आई है। तो आज की क्लास का टॉपिक स्टूडेंट्स रहने वाला है नीति आयोग। बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट भी किए हुए हैं, मैम नीति आयोग करा दीजिए। तो आज आपके नीति आयोग की बारी है और ये जो सीरीज है ये सभी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, कब बनता है, कैसे बनता है, क्या इसका ओरिजिन है, क्या काम है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं। आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अगर पहले से और अच्छी करना चाहते हो तो एसएससी जनरल अवेयरनेस के टेस्ट सीरीज जो है आप खरीद सकते हैं। परचम ऐप पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसके अंदर आपको टीयर 1 टीयर 2 के हिसाब से टेस्ट मिलेंगे। 5500 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप है अगर आप एक एक सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो तो, रेगुलर अपडेशंस हैं, एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में मिलता है। तो परचम ऐप पे जाके आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और कोई स्टूडेंट पॉलिटी और इकोनॉमी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है तो मेरे 2 अलग बैचेस चल रहे हैं, एक पॉलिटी का एक इकोनॉमी का। आप 0 से बिल्कुल हाई लेवल तक के ये दोनों सब्जेक्ट मेरे साथ सीख सकते हो। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं नीति आयोग को। नीति आयोग क्या कहता है? नीति आयोग का जो ओरिजिन है आपको पता है, पहले भारत के अंदर प्लानिंग कमीशन होता था, योजना आयोग होता था जो भारत के अंदर 5 ईयर प्लान्स बनाता था। लेकिन उस 5 ईयर प्लान्स यानी प्लानिंग कमीशन को हटाकर 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने नीति आयोग बना दिया था, 1 जनवरी 2015 को। तो 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। प्लानिंग कमीशन को 2014 में स्क्रैप कर दिया गया और इसकी जगह पे नीति आयोग बनाया गया। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनी है। हम इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, ना ही किसी कानून में इसका जिक्र कि नीति आयोग क्या कर सकता है क्या नहीं। इसको कोई ताकत भी नहीं दी हुई अलग से, इसके कोई फीचर्स भी नहीं बताए हुए। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से बना दी गई है। प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबका मिलकर डिसीजन आया कि नीति बनाना चाहिए और उन्होंने बना दिया। तो ये क्या है? ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो यूनियन कैबिनेट के रेजोल्यूशन से बनी है। ठीक है, एक प्रस्ताव पारित हुआ यूनियन कैबिनेट में और नीति आयोग को बना दिया। इसको थिंक टैंक कहते हैं क्योंकि भारत के अंदर जो पॉलिसीज बनती है गवर्नेंस की वो सारी ये बनाता है। तो ये भारत का दिमाग है, ये भारत का थिंक टैंक है। बॉटम अप अप्रोच ये अपनाता है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या है? बिल्कुल रूरल लेवल से स्टार्ट करता है। रूरल लेवल अच्छा करेगा, देन अर्बन लेवल अच्छा करेगा, देन स्टेट लेवल अच्छा करेगा, देन इंडिया तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो ये बॉटम अप अप्रोच करता है। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे ध्यान देता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? कोऑपरेटिव का मतलब होता है कॉपरेशन, ठीक है, सहयोग। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? पावर का बंटवारा। मतलब न केवल सेंटर बल्कि स्टेट को भी इंक्लूड करता है हर मीटिंग के अंदर। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेगा लाइक प्लानिंग कमीशन करता था। प्लानिंग कमीशन के अंदर क्या होता था? बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री मिलकर बैठक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पे आप स्टेट के सीएम को, यूटी के गवर्नर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, उनको इन्वाइट करते हो, वो इसका हिस्सा होते हैं। तो यानी यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद का बिल्कुल हिस्सा यहाँ पे है, ये उसको फोस्टर करता है। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी ध्यान में रखता है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए नोडल एजेंसी है। आपको पता है अपने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिसके अंदर 169 सब गोल्स हैं। तो उन सब गोल्स को पूरा करने का काम नीति आयोग का है भारत के अंदर। तो ये उसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, अभी इसके फंक्शंस देखते हैं। एक तो ये पॉलिसी और प्रोग्राम बनाता है, कैसे भारत के अंदर कौन से कार्यक्रम चलाने हैं, कौन से नहीं, भारत में क्या पॉलिसीज आनी चाहिए, कौन सी नहीं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मैंने अभी आपको बताया। फिर ये जो भी पॉलिसीज होती हैं, जो भी टारगेट्स भारत सरकार ने लिए हैं, उनको मॉनिटर करता है, उनको इवैल्यूएट करता है। ठीक है, थिंक टैंक है, नॉलेज और इनोवेशन हब है, ज्ञान, अवेयरनेस, इनोवेशंस, ये सारे काम इसके हैं। तो ये इसके फंक्शंस हैं जिसके बारे में हमने बात की। इट इज बेस्ड ऑन 7 पिलर्स ऑफ गवर्नेंस। ये जितने भी स्टूडेंट्स मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं उनके लिए इस तरीके के जो फॉर्डर पॉइंट्स होते हैं बहुत काम के होते हैं, बहुत कम समय में आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये 7 पिलर्स पे डिपेंड करता है। क्या क्या? एक तो प्रो पीपल है। प्रो पीपल मतलब
ये क्या करता है, पूरे समाज की एस्पिरेशंस को भी फुलफिल करता है और इंडिविजुअल्स की एस्पिरेशंस को भी फुलफिल करता है. इट इज प्रो पीपल. देन इट इज प्रो एक्टिविटी, मतलब कि सिटीजन्स की नीड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, सिटीजन की नीड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है. देन पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजनरी, सभी सिटीजन्स को इन्वॉल्व करता है, उनका पार्टिसिपेशन बिल्कुल ये बरकरार रखता है. एम्पावर करता है स्पेशली विमेन्स को इन ऑल एस्पेक्ट्स. इंक्लूजन ऑफ ऑल, मतलब कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, ये हर तरीके के व्यक्ति को, महिला को, पुरुष को, बच्चों को, वृद्ध को, खेल जगत को, सबको इंक्लूड रखता है वृद्धि के अंदर. इक्वालिटी, ये क्या करता है, यूथ के अंदर, स्पेशली यूथ के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि आप लोग ये कर सकते हैं तो सब लोग कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं. ट्रांसपेरेंट रखता है, जितना भी काम गवर्नमेंट करती है उसको रिस्पॉन्सिव और विजिबल बनाता है. तो ये इसके 7 पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये काम करता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज एम. इसका एम क्या है? एम है एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना, यानी जीरो हंगर, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा सैनिटेशन, अच्छा वाटर. तो इस तरीके से ये एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करता है. और क्या करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इनहेंस करता है ना. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आप समझे ना, मतलब कि स्टेट की मदद से आगे बढ़ रहा है, कॉपरेशन देखता है संघवाद में, पावर शेयरिंग में. ठीक है. फिर उसके बाद यानी इन्वॉल्वमेंट रखता है स्टेट गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में, बॉटम अप अप्रोच का यूज करता है, नीचे लेवल से उठ के ऊपर तक जाता है. ठीक है. ये इसके एम है. देन इसमें कौन कौन, स्ट्रक्चर कैसा है, इसका कॉम्पोजिशन कैसा है. देखो इसका चेयरपर्सन कौन होता है. प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन भी प्रधानमंत्री थे और इसके चेयरपर्सन भी प्रधानमंत्री ही होते हैं. तो चेयरपर्सन कौन है, चेयरपर्सन इज प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. फिर इसमें एक गवर्निंग काउंसिल होती है. उस गवर्निंग काउंसिल में सभी स्टेट के सीएम होते हैं, यूटी के सीएम होते हैं, जिन भी यूटी के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर है लाइक दिल्ली, पुडुचेरी, ठीक है, वहां के सीएम होंगे. और लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे यूटी के. ठीक है. यानी यूनियन टेरिटरी को जो भी एडमिनिस्टर कर रहा है वो यहाँ पे गवर्निंग काउंसिल में होंगे, सारे स्टेट, सारी यूटीज. ठीक है. फिर इसमें एक रीजनल काउंसिल होगी, तीसरे नंबर पे इसमें एक रीजनल काउंसिल होगी. इस रीजनल काउंसिल का क्या काम है, इसका काम क्या है, ये कोई भी स्पेसिफिक इशू अगर आ जाता है, ठीक है, एक स्टेट या 2 स्टेट या एक से ज्यादा स्टेट से कंसर्न करता हुआ कोई स्पेसिफिक इशू आ जाता है, तो रीजनल काउंसिल उस इशू को सॉल्व करेगी. ठीक है. इट इज चेयर्ड बाय द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग ऑफ हिज और हिज नॉमिनी. ये जो रीजनल काउंसिल है, जब कभी भी ऐसा कोई विवाद आएगा जो 2 स्टेट या 2 से ज्यादा स्टेट्स को लेके कंसर्न है, तो या तो चेयरपर्सन खुद, यानी कि या तो प्राइम मिनिस्टर खुद उसको चेयर करेंगे, या फिर उनको वक्त नहीं है तो वो अपने नॉमिनी को यहाँ पे बैठा सकते हैं. एक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए ये रीजनल काउंसिल बनेगी कि ये प्रॉब्लम आपको इतने ही समय में सुलझा देनी है. ठीक है. इट इज कन्वीन्ड बाय द पीएम एंड विल कंप्राइज सीएम ऑफ स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज इन द रीजन. क्या कहता है कि ये पूरा जो है ये क्या बताता है, इसके अंदर सीएम होंगे सारे स्टेट्स के. ठीक है. पीएम या पीएम का नॉमिनी होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे यूटी के, तो ये सारे रीजनल काउंसिल में होंगे. उसके बाद कुछ स्पेशल इन्विटीज आते हैं. ये जैसे मान लीजिए कोई साइंस का प्रोजेक्ट है तो साइंटिस्ट आएंगे. ठीक है. कोई और स्पेशलिस्ट है, स्पेस से रिलेटेड है तो वहां के स्पेस के लोग होंगे. मतलब स्पेशल इन्विटीज को बुलाया जाता है. कोई बिजली से रिलेटेड काम है तो बिजली विभाग के लोग वहां पे एक्सपर्ट्स, बिजली एक्सपर्ट्स वहां बैठे होंगे. तो इस तरीके से स्पेशल इन्विटीज को भी इन्वाइट किया जाता है. फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क कैसा है इसका, मतलब कौन कौन मेंबर एज अ फुल टाइम काम करते हैं वो देखिए. एक तो इसमें वाइस चेयरपर्सन होते हैं. ठीक है. जिसको प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं. वाइस चेयरपर्सन को प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं और उनका जो रैंक होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होता है. फुल टाइम मेंबर्स में कौन कौन हो जाएंगे, जो भी फुल टाइम मेंबर यहाँ पे होगा दे एंजॉय द रैंक ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट. मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रैंक को एंजॉय करते हैं. पार्ट टाइम मेंबर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं. पार्ट टाइम मेंबर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं. ठीक है. लीडिंग यूनिवर्सिटीज से हो सकते हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से हो सकते हैं, कोई भी एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी के रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी के चेयरपर्सन बुला लिए, इस तरीके से. ठीक है. वो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं और रोटेशंस में काम करते रहते हैं कि अब मैं चला गया तो फिर अगली बार कोई और आ गया, फिर कोई और, इस तरीके से रोटेशन में काम करते रहते हैं. फिर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं 4 यूनियन काउंसिल के. ठीक है. जिसको प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करेंगे. ये एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑफिस. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई मान लीजिए
हम कह दें कि वाइस प्रेसिडेंट है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ बैठा दिया तो उसका एक एक्स्ट्रा ऑफिस हो गया ना, कि एक्स्ट्रा ऑफिस एक तो वाइस प्रेसिडेंट खुद की चेयर संभाल रहे हैं यानी राज्यसभा को गवर्न कर रहे हैं, और एक यहाँ पे भी बैठे हैं, तो एक्स्ट्रा ऑफिस। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कोई 4 होंगे, अलग अलग मिनिस्ट्री से, अलग अलग डिपार्टमेंट से, उनको प्राइम मिनिस्टर बताएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं, उनका एक फिक्स टेन्योर होता है और उनका रैंक सेक्रेटरी जितना होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी होते हैं। फिर यहाँ सेक्रेटरीज भी हो सकते हैं, जो अगर जरूरत हो तो सेक्रेटेरिएट्स को भी बुला सकते हैं। तो देखो, एक चेयरपर्सन हो गए, ठीक है, चेयरपर्सन हो गई, गवर्निंग काउंसिल होगी, रीजनल काउंसिल हो गई, फिर कुछ स्पेशल इन्विटीज होंगे। फिर फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो जाएगा, वाइस चेयरपर्सन, फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, सीईओ और सेक्रेटेरिएट जब भी उनकी जरूरत हो। तो इस तरीके से इसका पूरा कॉम्पोजिशन होता है। अब इसके अंदर 2 हब बनाए हुए हैं, 2 टीम बनाई हुई है, आप ऐसा समझे। एक है टीम इंडिया हब और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये क्या करता है, स्टेट और सेंटर के बीच में, टीम इंडिया हब स्टेट और सेंटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। स्टेट को कुछ कहना है तो टीम इंडिया हब जाके सेंटर को बताएगी, सेंटर को स्टेट को मैसेज कन्वे करना चाहता है तो भी ये आएंगे, यानी कि दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करता है। नॉलेज एंड इनोवेशन हब क्या करता है, फिर नीति आयोग का जो थिंक टैंक का काम है वो नॉलेज एंड इनोवेशन हब संभालता है। ठीक है, तो इसके 2 हब्स हैं जिसके बारे में हमने बात की। उसके बाद इनिशिएटिव कौन कौन से हैं इसके, एक तो इसने 15 ईयर रोड मैप लिया है। पहले प्लानिंग कमीशन क्या करता था, 5-5 साल की योजनाएं बनाता था, ये ऐसे नहीं कर रहा। इसने 15 ईयर का रोड मैप लिया कि जो काम कम समय में होने वाले हैं उसको कम समय देंगे, जो काम ज्यादा समय में होने वाले हैं उसको ज्यादा समय देंगे। जरूरी नहीं है हर काम 5 साल में हो जाए, या जरूरी नहीं है हर काम के लिए ही 5 साल इंतजार करना पड़े। तो इन्होंने एक तो 15 ईयर का रोड मैप लिया जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वगैरह का काम है। देन 7 ईयर विजन लिया, एक अलग से 7 ईयर विजन के 7 साल में हमें क्या क्या कर देना है, 15 में हमें क्या कर देना है। इंडिया एट द रेट 75, इसका मतलब क्या है कि 75वीं वर्षगांठ पर भारत कैसा होगा। अब तो 75th वर्षगांठ बन चुकी है अपनी स्वतंत्रता की। डिजिटल इंडिया एंड अटल इनोवेशन मिशन, इस तरीके के इनिशिएटिव्स भी इन्होंने ही लॉन्च किए हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑफिसेज अटैच्ड है नीति आयोग से, कौन कौन से ऑफिसेज अटैच्ड है, एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो जैसे ILO बताता है ना श्रम के बारे में, वर्कर्स के बारे में, ऐसे नीति आयोग भी बताता है। डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस, कोई भी पॉलिसी अगर चलाई है तो उसका इवेल्युएशन और मॉनिटरिंग का जो ऑफिस है वो भी इससे अटैच्ड है। इसकी रेलिवेंस क्या है, बार बार बता रही हूं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, अकाउंटेबिलिटी है, मतलब जवाबदेह होता है ये, थिंक टैंक है इनोवेटिव आइडियाज का, और कन्वर्जेंस है ये रेजोल्यूशंस का। ठीक है, तो ये इसकी रेलिवेंस है। कौन कौन से इंडेक्सेस नीति आयोग देता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, मतलब कौन से स्टेट ने SDG को कितना अचीव किया है। फिर कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, कौन से स्टेट के अंदर वाटर मैनेजमेंट अच्छा है। अटल इनोवेशन मिशन, इसके अंदर अटल टिंकरिंग लैब बनाई गई है, 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को खुली छूट दे दी कि जो इनोवेशन करना चाहो करो, आपके लिए लेबोरेटरीज बना दी है। फिर 7 प्रोग्राम, 7 में क्या है, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। देन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, हेल्थ इंडेक्स 2019 है जिसमें स्टेट्स, प्रोग्रेसिव इंडिया कैसा है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखता है। तो ये सारे इंडेक्सेस जो हैं वो नीति आयोग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ये इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में आप ध्यान से समझे। एक तो अंत्योदय, अंत्योदय क्या होता है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी जो बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं, जो बहुत ही ज्यादा मार्जिनलाइज्ड और डाउन ट्रोडन लोग हैं, उनको अपलिफ्ट करना। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय के आइडिया से ये प्रेरित हुए हैं, तो नाम दे दिया अपने गाइडिंग प्रिंसिपल को अंत्योदय। फिर इंक्लूजन, मैंने अभी आपको बताया, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ये सबको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी बेस्ड इनइक्वालिटीज को हटा देते हैं, तो असमानता को हटा के आगे बढ़ रहे हैं। विलेजेस पे ध्यान रखते हैं, इंटीग्रेट अवर विलेजेस इनटू डेवलपमेंट प्रोसेस, विलेजेस को खासा अच्छा करना है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसमें क्या है, ये भारत का ग्रेटेस्ट एसेट है, जो भारत का यूथ है वो भारत का ग्रेटेस्ट एसेट है, तो उसको हार्नेस करना है, उसकी डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की सहभागी देश के हर लेवल पे इंक्लूड होनी चाहिए। गवर्नेंस, हमें गवर्नेंस अच्छा करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, अकाउंटेबल करना है, प्रोएक्टिव करना है, और सस्टेनेबल रखना है। जितनी भी डेवलपमेंट हम करें, अपना सारा डेवलपमेंट इको फ्रेंडली करें, एनवायरनमेंट को प्यार करते हुए आगे बढ़े। तो ये सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स नीति आयोग के होते हैं, और ये आपका नीति आयोग कंप्लीट होता है। बहुत ही क्रिस्प मैनर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपका एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं छोड़ नहीं रही हूं।
ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ इंक्लूड कर रही हूं। तो ये था नीति आयोग। अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है, मुझे ये बता देंगे कि जो नीति आयोग है वो कौन कौन से इंडेक्सेस जारी करता है, कुछ 2 या 3 इंडेक्स के नाम आपको कमेंट सेक्शन में बता देने हैं और उम्मीद करती हूं आप बड़े आराम से इन इंडेक्स को बता देंगे। सो मिलते हैं अगली बॉडी में, अगले सेशन में अगली बॉडी के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।